हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अपना जो सेशन है ये जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। हम लोग जो आपके सिलेबस में नई पॉइम्स डाली गई हैं उस पोएट्री सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइम जो आपके सिलेबस में है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 30, या जिसकी फर्स्ट लाइन को ही अपन टाइटल मान लेते हैं टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, उसको डिस्कस कर रहे हैं। टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ये सोनेट 30 के नाम से भी जानी जाती हैं। सोनेट 30 राइटर आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, विलियम शेक्सपियर है। ओके, शेक्सपियर महोदय ने वैसे तो पोएट्री में कम ही अपने हाथ आजमाए हैं। 154 सोनेट्स लिखी हैं और 3 लॉन्ग नरेटिव पॉइम्स लिखी हैं। बस इतनी ही इनकी पोइट्री है। इनको हम ज़्यादा एज ए ड्रामेटिस्ट जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े 39 प्लेज लिख डाले। ठीक है, तो इनको दुनिया एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट के रूप में ज़्यादा देखती है बजाय कि एक ग्रेट पोइट के रूप में। हालांकि उनके जो ड्रामास हैं उनके अंदर उनके जो सॉन्ग्स हैं, पोइट्री हैं, वो लाजवाब रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत पॉपुलर कर दी है दुनिया में। अनेक भाषाओं में शेक्सपियर साहब के प्लेज को ट्रांसलेट किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये बताता है कि बंदे में बहुत दम था और इसीलिए इनको इंग्लैंड्स नेशनल पोइट के रूप में हम लोग देखते हैं। इनको जाना जाता है इंग्लैंड्स नेशनल पोइट के रूप में। कुल मिलाकर इनका जो लिटरेरी वर्क देखे तो उसमें 39 प्लेज हैं, 154 सॉनेट्स हैं और 3 लॉन्ग नरेटिव पॉइम्स हैं। ये उनका लिटरेरी करियर रहा है। ठीक है, ये जो हमारे सिलेबस में जो पॉइम दी गई हैं सोनेट 30 के नाम से, या इनकी जो इस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसी को इसका टाइटल बना दिया गया दोस्तों। यद्यपि शेक्सपियर महोदय ने इस सोनेट को खुद कोई टाइटल नहीं दिया है। ओके, तो बात करते हैं सोनेट 30 की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शेक्सपियर महोदय की कि क्यों वो महान रहे, किस लिए उनको जाना जाता है। पोइट के बारे में बात करेंगे। इनका जो बर्थ है अप्रैल 23, 1564 को हुआ था और कोइंसिडेंटली इनकी जो डेथ है वो भी अप्रैल 23 को ही हुई थी। हालांकि 1616 जो वर्ष था उसमें इनकी डेथ हुई थी, तो कोई ज़्यादा लंबा जीवन इन्होंने नहीं जिया। लेकिन लिटरेचर में जब भी कोई ग्रेट पर्सनालिटी का जिक्र होता है या ग्रेट ड्रामेटिस्ट का जिक्र होता है तो शेक्सपियर का नाम सबसे आगे आता है। इनका बर्थ प्लेस रहा है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो कि वॉरविकशायर एक स्टेट है इंग्लैंड का, उसमें आया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इनको द बार्ड ऑफ एवन या केवल द बार्ड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया इनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। ओके, अब इनके लिटरेरी वर्क पे नजर डालें तो इन्होंने 39 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं और 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे हैं। ठीक है, शेक्सपियर रॉट मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स बिटवीन 1593 एंड 1594। इन 2 वर्षों के बीच में सारी लिख डाली। व्हेन द थिएटर्स वर क्लोज डाउन, थिएटर बंद थे ड्यू टू प्लेग। इंग्लैंड में जो प्लेग फैला था उस समय, जब चूंकि ये तो ड्रामेटिस्ट थे, इनका इनका जो इंटरेस्ट था वो ड्रामास लिखने में था। लेकिन जब थिएटर्स बंद हो गए, तो जब प्ले होना बंद हो गए ड्रामास, तो वहां पे उस दौरान उन्होंने पोएट्री लिखी और ये 154 सॉनेट्स या 3 लॉन्ग नरेटिव्स इसी दौरान लिखी गई थी। हिज क्वार्टरो ऑफ 154 सॉनेट्स का जो उनका क्वार्टरो है
वो रिलीज किया गया, पब्लिश किया गया था 1609 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1609, क्योंकि ये सोनेट 30 हैं, वो 154 सोनेट्स का जो क्वार्टर था या कह सकते हो कलेक्शन था, उसी में पब्लिश हुई थी। तो अपने सिलेबस में जो कविता दी गई है उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी 1609 है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। His sonnets can be divided into 2 segments। उनकी जो सॉनेट्स हैं 154 सॉनेट्स, उनको आप 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो जिनमें उन्होंने अपने एक फ्रेंड फेयर यूथ को एड्रेस किया है, ओके। एक तो उन्होंने एड्रेस किया है फेयर यूथ को, और दूसरा ये फेयर यूथ कौन है, एक एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन है। एग्जैक्ट ये किसका नाम था या कौन वो व्यक्ति था, इसके बारे में कुछ गैसेस चलते हैं, उन गैसेस के बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन ये माना जाता है कि उनकी जो शुरू की 126 सॉनेट्स थी वो एक फेयर यूथ को एड्रेस थी। जो शेक्सपियर ने एक आध सॉनेट में उसका उल्लेख WH से किया था, मिस्टर WH, मिस्टर WH। अब इससे कई गैसेस शुरू हो गए कि ये WH वो व्यक्ति रहा होगा या ये WH वो व्यक्ति रहा होगा। हालांकि शेक्सपियर महोदय ने खुद कभी एडमिट नहीं किया इस बात को कि उन्होंने इस व्यक्ति को एड्रेस किया है, ओके। और उनकी जो रिमेनिंग कितनी हो गई, देखो 126 तो फेयर यूथ को चली गई, और पीछे जो 28 बची वो उन्होंने एक डार्क लेडी को एड्रेस की है। अपनी जो पीछे वाली 28 सॉनेट्स हैं वो उन्होंने एक डार्क लेडी को एड्रेस की है, और उसका भी एग्जैक्ट नाम का उल्लेख कहीं कुछ मिलता नहीं है। उसके बारे में भी दुनिया भर के गैसेस लगाए जाते हैं, कुछ गैसेस हम आपको बता देंगे, हम भी लगा देंगे, ठीक है। तो गैसेस फेयर यूथ के बारे में बात करते हैं। तो विलियम हर्बर्ट पहला नाम है, देखो, जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि शेक्सपियर महोदय ने अपनी शुरुआती 126 सॉनेट्स इनको एड्रेस की होगी। विलियम हर्बर्ट अब हर्बर्ट महोदय के बारे में थोड़ा सा परिचय, जिन्होंने मना कर दिया था मैरी करने से एलिजाबेथ कैरी से। अब एलिजाबेथ कैरी कौन है, ग्रैंड डॉटर है, पोती है लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन की। चैम्बरलेन के जो लॉर्ड थे उनकी ये पोती हैं, और ये चैम्बरलेन के जो लॉर्ड थे ये शेक्सपियर के पैट्रॉन थे। उनकी जो थिएटर की कंपनी थी उसके पैट्रॉन यही थे, यही पे करते थे शेक्सपियर को। तो उनकी पोती से शादी करने से मना कर दिया था विलियम हर्बर्ट ने। तो एक गैस ये है कि शायद वो जेंटलमैन, शायद वो फेयर यूथ जिसको शेक्सपियर ने अपने शुरू के 126 सॉनेट्स में एड्रेस किया है वो विलियम हर्बर्ट रह सकते हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली WH ही है, ठीक है। दूसरा जो आपका चलता है गैसेस, वो चलता है हेनरी रिडॉजली। अब ये हेनरी रिडॉजली जो हैं ये 3rd अर्ल थे साउथहैम्पटन के, टू हुम जिनको शेक्सपियर ने डेडिकेट की अपनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एक तो, और दूसरी द रैप ऑफ द लुक्रेसी। ये दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स शेक्सपियर ने डेडिकेट की किसको, हेनरी रिडॉजली को। तो माना जाता है कि हो सकता है वो जो फेयर यूथ है वो हेनरी रिडॉजली रहे हो। उसी तरह से उनकी जो 28 सॉनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को एड्रेस की हुई है। अब उस डार्क लेडी के बारे में भी गैसेस होते हैं कि वो मैरी फिटन रही होगी, या एमिलिया लेनियर रही होगी, या ब्लैक लूस रही होगी। ये क्या है, गैसेस चलते हैं। मेरा ये मानना है कि वो मैरी फिटन को ज़्यादा फिट करता है वो डार्क लेडी की उपाधि, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो वेग हों, अस्पष्ट हों, वो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। अपन को यही मालूम रखना चाहिए कि जो 126 सॉनेट्स थी वो एक फेयर यूथ को एड्रेस की गई थी, और रिमेनिंग जो 28 सॉनेट्स थी वो एक डार्क लेडी को एड्रेस की गई थी। और ये विलियम हर्बर्ट वाला गैस काफ़ी मजबूत रहता है, क्योंकि शेक्सपियर की जो इनिशियल 17 सॉनेट्स आप नज़र डालें या उनको स्टडी करें उनकी थीम की, तो वाकई में वो एक फेयर यूथ को एड्रेस करता है जिनसे शादी करने का और अपने जैसे सुंदर हष्टपुष्ट संतान पैदा करने का इम्प्लोर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ज़रूर
वो उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, विलियम हर्बर्ट को। और इनसे शेक्सपियर बहुत प्रभावित भी थे, इम्प्रेस्ड भी थे। तो ऐसा माना जाता है कि अपने मालिक की पोती से शादी करने के लिए जो इम्प्लोर कर रहे थे, विनती कर रहे थे, वो विलियम हर्बर्ट। कम से कम शेक्सपियर की जो 17 इनिशियल जो सॉनेट्स को हम देखें तो ये बात काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। ओके गाइस, तो ये कुछ गैसेस थे डार्क लेडी के बारे में और फेयर यूथ के बारे में, क्योंकि उनकी जो 154 सॉनेट्स हैं वो इन्हीं दो पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द केंद्रित रहती हैं। ओके, अब इसका हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो सिलेबस में हमारे पोएम हैं ये हम क्लियर कर चुके हैं कि सॉनेट है, और सॉनेट बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर में ही होती है। ठीक है, और पेंटामीटर का मतलब सीधा सीधा है कि 10 सिलेबल्स की लाइन होगी, डेका सिलेबिक लाइन होगी। और ये जो चूंकि टिपिकल शेक्सपियरन सॉनेट का एग्जाम्पल है, तो इसमें 3 क्वार्टरेंस आपको मिलेंगे और एंड में 1-2 लाइन का कपलेट जरूर मिलेगा। ये 14 लाइन से इस तरह से उसका स्ट्रक्चर अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं पोइट, शेक्सपियर कह रहे हैं, When to the sessions of sweet silent thought, जब मैं सेशंस में, अब देखो इस कविता का सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो इसकी इमेजरी है। इसमें कोड, जो जुडिशियल कोड्स होते हैं, उस इमेजरी को या ट्रेड और कॉमर्स की इमेजनरी को यूज किया गया है। ये इसका पहला फीचर है। अब देखो यहां पे एक मेटाफर यूज किया गया है, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यानी यहां सेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, सेशन वर्ड यहां पे जो यूज किया गया है, यानी वो समय, वो टाइम जिसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करता है आदमी, अपनी पुरानी चीजों को वापस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रेमिनिस करता है। वो जो टाइम है, went to the sessions of sweet silent thought, ठीक है, ये भी देखो सेशंस में ऐसे हैं, स्वीट में ऐसे हैं, साइलेंट में ऐसे हैं। तो ये क्या है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ये एलिट्रेशन आपको यहां पे क्लियर नजर आ रहा है, एलिटरेशन। तो went to the sessions of sweet silent thought, अब देखो अपने आप में ये कॉन्ट्रास्टिंग बात है। स्वीट और साइलेंट थॉट का जो क्षण होता है, यानी जब मैं सोचता हूं, मंथन करता हूं, ठीक है, जब मैं पॉन्डर करता हूं, ये म्यूज करता हूं, सोचता हूं, विचार करता हूं, तो उस समय के दौरान आई समन अप, मैं इकट्ठी कर लेता हूं, बुला लेता हूं। अब देखो यहां पे भी एक जुडिशियल कोर्ट का वर्ड यूज किया गया है, समन, बुलावा भेजना। न्यायालय का जो बुलावे का आदेश होता है उसे हम समन्स कहते हैं। तो आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, तो मैं इकट्ठा करता हूं, शांति से जब सोचने का समय होता है लाइफ के बारे में, तो मैं पास्ट की, अतीत की मेमोरीज को क्या करता हूं, याद करता हूं, उनको रिमेंबर करता हूं, उनको रिकॉल करता हूं। ठीक है, आई साई, और फिर मैं आहें भरता हूं। दुख में आह भरना किसी चीज को लेकर, किसको आह भरते हैं, किस चीज पे वो आह भरते हैं? द लैक ऑफ मेनी अ थिंग आई सॉट, उन अनेक चीजों की कमी के बारे में जो चीजें मैं चाहता था। मेनी अ थिंग, आ की एक यूज है, आ की एक यूज है। अब वैसे तो अपन मेनी थिंग्स भी कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ये एक पोएटिक यूज है। मेनी अ थिंग सिंगुलर वे में प्लूरल का बोध कराना। उन अनेक चीजों की कमी, वो चीजें जो मैं चाहता था, उनके ऊपर मैं आहें भरता हूं। ठीक है, एंड विथ ओल्ड वोज, अब देखो ओल्ड और वोज, ये दो जो औ का साउंड है, ये एसोनेंस का उदाहरण है। वाउल साउंड में जो रिजेम्बलेंस होता है, रिपीट किया जाता है एक जैसे वाउल साउंड को, तो वो एसोनेंस का उदाहरण होता है। एंड विथ ओल्ड वोज माई न्यू वेल, माई डियर टाइम्स वेस्ट। अब देखो जो पुराने दुख हैं, वो नए पीड़ा, नया तकलीफेदायक चीजें, वेल का मतलब पीड़ा, विलाप, वो पुराने जो दुख हैं वो नया विलाप बन जाते हैं, नया रोना धोना उन पे शुरू हो जाता है। माई डियर टाइम्स वेस्ट, और इससे मेरा कीमती समय
अब डियर भी देखो पन का उदाहरण है। डियर मीन्स प्रिय भी होता है और डियर मीन्स महंगा भी होता है। ठीक है, तो दोनों सेंस में ये पन का उदाहरण कह सकते हैं अपन। तो उससे मेरा कीमती समय वापस जाया होना शुरू हो जाता है। पुरानी तकलीफें जब मैं याद करता हूं, पुराने वाउज को, दुखों को, तो वो दुख एक तरह से जख्म हरे हो जाते हैं और फिर से मेरा समय उसमें बर्बाद होना शुरू हो जाता है। यहां पे देखो एसोनेंस है और ये देखो विद का डब्ल्यू देखो, वाउज का डब्ल्यू देखो, वेल का डब्ल्यू देखो और वेस्ट का डब्ल्यू देखो। तो इस लाइन में आपको फिर से अलिटरेशन भी मिल रहा है। ठीक है, अलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है। और ये ओल्ड वाउज ये हैं, ये आपके एसोनेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। देन कैन आई ड्राउन एन आई, फिर मैं ड्राउन कर सकता हूं, डुबा सकता हूं एक आंख को। आंख डुबाना मतलब आंसुओं में अपनी आंख को डुबाना। ये एक मेटाफर है रोने के लिए, पूरा तो नहीं कह सकते, ये केवल ड्राउन एन आई, ये मेटाफर है रोने के लिए। आंख डुबाना कंपेयर किया गया है वीप से। फिर मैं ड्राउन कर सकता हूं एक आंख को, यानी डुबा सकता हूं अपनी आंख, यानी रो सकता हूं। अनयूज्ड टू फ्लो, अब जो आंख है वो अभ्यस्त नहीं है, अनयूज्ड है, अकस्टम्ड नहीं है। टू फ्लो, फ्लो आया रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए। मेरी आंखें आंसू बहाने की अभ्यस्त नहीं है, है ना। यहां पे एक तरह से क्या है, पैराडॉक्सिकल बात है। एक तरफ तो कहते हैं मेरी आंखें रोने की आदी नहीं है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मैं रो सकता हूं। तो अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल ये लाइन है। देन आई कैन ड्राउन एन आई, ड्राउन एन आई का मतलब एक आंख को आंसुओं में डुबा सकता हूं, यानी रो सकता हूं। हालांकि मेरी आंख जो है वो अनयूज्ड टू फ्लो, आंसू बहाने की आदी नहीं है। मेरी आंख ऐसी नहीं है, मतलब मैं इतना कमजोर दिल इंसान नहीं हूं हु कैन शेड टीयर्स इजिली, जो आसानी से आंसू बहा दे। फिर भी ये अतीत की बातें, दुखदाई बातें, ओल्ड वोज, ये पुरानी तकलीफें फिर से मुझे रोने को मजबूर कर देती हैं। अब रोना किसके लिए भाई? फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स, उन कीमती मित्रों के लिए। हिड इन द डेथ्स डेथलेस नाइट, जो हिड छुपे हुए हैं। कहां छुपे हुए भाई? मृत्यु के डेथलेस नाइट। अब डेथलेस यानी जिसकी कोई अंत नहीं हो, डेट ही नहीं हो, है ना। अनंत नाइट, अनंत रात्रि, मृत्यु की अनंत रात्रि में वो क्या किए हैं? खोए हुए हैं, यानी अब वो जिंदा नहीं है। अब यहां पे भी देखो, ये फिर से अलिट्रेशन है। डेथ्स डेटलेस नाइट, ये फिर से आपको नाइट में तो नहीं, इन दो शब्दों में आपको अलिट्रेशन मिल रहा है। ठीक है, और साथ साथ में मेटाफर भी है, क्योंकि डेथ की कोई नाइट नहीं होती है। तो मेटाफोरिकल वे में डेथ को एक एंडलेस नाइट के रूप में, डेटलेस नाइट के रूप में इंडिकेट किया गया। तो इट इज ए मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन आल्सो। उसके बाद देखो, एंड वीप अफ्रेश, तो उन दोस्तों के लिए आंसू बहाता हूं जो अब जिंदा नहीं है। एंड वीप अफ्रेश, और फिर से एकदम ताजा तरीन तरीके से रोता हूं, नया रोना धोना शुरू हो जाता है। किसको फिर से रोते हैं? लव्स लॉन्ग सिंस कैंसिल्ड वाउ, अब जो प्यार जो था, जिससे वो प्रेम करता था, लॉन्ग सिंस कैंसिल्ड वाउ, लंबे समय पहले ही जिस दुख को मैंने कैंसिल कर दिया था। अब यहां कैंसिल वर्ड जो है ना, वो व्यापार की दुनिया से, यानी यहां पे इमेजरी काहे की आ रही है, जैसे वो कोई कीमत चुकाई है, इस तरह की इमेजरी है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स की दुनिया का वर्ड यहां पे यूज किया गया है। और प्यार, जिसे प्यार का दुख जो उन्होंने पहले ही भुला दिया था, उसको भी वो एकदम ताजा, उसके लिए रोना धोना शुरू हो जाता है। एंड मौन, और मैं करहा उठता हूं, वही साई करना, मौन करना, वापस रोना धोना शुरू करना। मॉर्निंग, मॉर्निंग आप जानते हो, रोना कराना।
द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वैनिश साइट। अब जो मैंने एक तरह से एक्सपेंस कर दिया, फिर से देखो खर्च कर दिया। खर्च करने का मतलब क्या है? जो खो दिया मैंने, यहां पे जो मैंने खो दिया, क्या खो दिया? मैनी अ वैनिश साइट। फिर से देखो मैनी अ का यूज हुआ और सिंगुलर नाउन साइट यूज किया। अनेक ऐसी साइट्स, ऐसे नज़ारे जो अब मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे, उन नज़ारों के लिए भी, उन नज़ारों के खोने को भी मैं रोता हूं, उस पर भी मैं ग्रीव करता हूं, दुख करता हूं, है ना। और बिल्कुल फ्रेश, मतलब अभी भी जब वो सारी पुरानी चीजों को रिकलेक्ट करते हैं, रैमिनिश करते हैं, तो सारी चीजें उनको वापस तकलीफ देना शुरू कर देती हैं। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन। फिर मैं ग्रीव कर सकता हूं, दुख मना सकता हूं, दुखी हो सकता हूं एट ग्रीवेंसेस, उन शिकायतों तकलीफों पर, फॉरगॉन, जो पहले ही मैं भुला चुका था, पहले ही मैंने उनको जाने दिया था, उन पे इतना नहीं रोया था। फॉरगो करना, जाने देना, त्याग देना। फोरसेक करना वैसे त्यागना होता है, फॉरगो करने का मतलब अपनी इच्छा से ठुकरा देना। तो उन तकलीफों को मैंने अपनी इच्छा से ही पहले ठुकरा दिया था, पहले से ही ठुकराई हुई थी, उन पे फिर से मैं ग्रीव करना शुरू हो जाता हूं। जब चीजों को मैं रैमिनिश करता हूं, अतीत की चीजों को याद करता हूं। एंड हैवीली फ्रॉम वन वाउ टू वाउ टेल ओवर। और बहुत भारी मन से एक तकलीफ से दूसरी तकलीफ, एक दर्द से दूसरे दर्द की तरफ, टेल ओवर, मैं आगे बढ़ता रहता हूं बताते हुए अपने आप को। ठीक है। द सैड अकाउंट, वो दुख भरा ब्यौरा या लेखा जोखा। फिर से देखो, व्यापार की दुनिया का शब्द लिया। द सैड, डिटेल कह सकते हो, ऑफ फॉर बिमोन्ड मौन। अब देखो, पहले से ही बिमोन्ड, जिन पे रोना धोना हो चुका था, ऐसे मौन पे, इस मौन को नाउन के रूप में और यहां वर्ब के रूप में यूज किया पहले, और ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अकाउंट ऑफ फॉर बिमोन्ड मौन, फॉर बिमोन्ड मतलब जिस पे पहले रोना धोना हो चुका था, उस रोने धोने का सैडनेस में फिर से फील करता हूं। विच आई न्यू पे, जिनको मैं नई कीमत चुका था, यानी ये नया रोना धोना मेरा शुरू हो जाता है। ये फिर से देखो, पे शब्द इंडिकेट कर रहा है एक तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स के वर्ल्ड की तरफ आपको इस इमेजरी में ले जाया जा रहा है। विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, ऐसा कि जैसे मैंने उसकी कीमत पहले चुका ही नहीं, उस दुख की। उस दुख की कीमत क्या होती है? रोना धोना। वो मैं कीमत चुका हूं, रो चुका हूं पूरा, अब फिर से मुझे रोना पड़ता है, तो नई प्राइस मुझे पे करनी पड़ रही है यहां पे। ठीक है। यहां तक आप देखो, ये पहला क्वार्ट्रेन है 4 लाइनों का, ये दूसरा क्वार्ट्रेन है, ये तीसरा 4 लाइनों का क्वार्ट्रेन है, और ये है कापलेट। और आप जानते हो कि शेक्सपियरियन सोनेट में या इंग्लिश सोनेट में जो क्वार्ट्रेन जब एंड होते हैं तीनों और कपलेट शुरू होता है, तो कपलेट के बिगिनिंग में आपको वोल्टा नजर आता है, या यूं कह सकते हैं अ सडन टर्न इन थॉट्स, अचानक थॉट्स में एक नया मोड आ जाता है, यहां भी आ रहा है। बट इफ द वाइल, लेकिन जिस समय, वाइल मीन जिस समय, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे ऊपर चिंतन करता हूं। अब ये दी कौन है? वही फेयर यूथ। इस दी से आप गैस कर दो द फेयर यूथ। पर जिस समय मैं आपके बारे में सोचता हूं, डियर फ्रेंड, ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड, सारे लॉसेस क्या होते हैं? रेस्टोर हो जाते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। एंड सॉरोज एंड, और सारे जो दुख हैं उनका एंड हो जाता है। तो यहां पे देखो, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, यहां पे क्लियर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा लास्ट में थीम। तीनों जो क्वार्ट्रेंस थे, तीनों क्वार्ट्रेंस में रोना धोना, विलाप, दुख, है ना, ये सब बताया गया। और अतीत की सारी तकलीफें, दुख, जब पॉइंट उनके बारे में सोचता है, तो सारे रिन्यू हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, उसको उतना ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं, वापस वो उसकी कीमत चुकाने जैसा फील करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्त के बारे में सोचता है ना, तो यूजफुल ऑफ ए ट्रू फ्रेंड,
यूजफुलनेस ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पे नजर आता है जो लास्ट 2 लाइंस का कपलेट है, ये बता रहा है कि फ्रेंडशिप है एक तरह का सॉलेस होता है, एक तरह की शांति प्रदान करने वाली चीज होती है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप का पावर क्या है कि इतने सारे दुख भरे विचारों के बीच में भी जब दोस्त के बारे में वो रुककर सोचता है तो उसे कंफर्ट मिलता है, वो रिलीव्ड फील करता है अपने पेन से, अपनी तकलीफों से। ओके, ये थी आपके जो टेक्स्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब बात करते हैं, देखो सोनेट 30 के बारे में। ये 54 सोनेट का एक पार्ट था जिसको पब्लिश किया गया था 1609 में, और ये सोनेट है, ये संभवतः लिखी गई थी 1595 और 1600 के बीच, और ये फेयर यूथ सीक्वेंस का एक पार्ट है। बिल्कुल क्लियर हो गया। समरी वैसे आपको अब देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अपन ने लाइन टू लाइन पढ़ लिया, फिर भी मैं रैपिड मोशन में कर लेता हूं। द स्पीकर कौन है? हु इज द पोएट हिमसेल्फ, खुद कवि है। पॉइंट्स हिमसेल्फ इनटू ए कॉन्टेम्पलेटिव पेंसिव स्टेट। अब एक विचारशील, एक पेंसिव निराशाजनक अवस्था में पाता है, जिसको वो कविता में सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट से संबोधित करते हैं। ही फील्स डिजेक्टेड, वो हताश या निराश महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, पेन टू थिंक, ये सोचकर अबाउट द लॉसेस ऑफ द पास्ट, भूतकाल के जो उनके लॉसेस थे उनके बारे में सोचकर दुखी या परेशान महसूस करता है। द थिंग्स, वो चीजें दैट ही हैज लॉस्ट, जो उन्होंने खो दी है। एंड स्टार्ट्स लेमेंटिंग, और रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेमेंट करना उनको वंस अगेन, फिर से एक बार उनके बारे में रोना धोना शुरू कर देता है। हिज ओल्ड सोरोज फील न्यू अगेन, उनकी जो पुरानी तकलीफें हैं वो फिर से नई उनको प्रतीत होती हैं। ठीक है, ही कैन वीप, वो रो सकता है, इवन दो, हालांकि हिज आईज, उसकी आंखें, आर नॉट यूज टू वीपिंग, रोने के आदि नहीं है। एंड शेडिंग टीयर्स, और आंसू बहाने के या आंसू टपकाने के आदि नहीं है। ही वॉन्ट्स टू क्राई, वो रोना चाहते हैं, फॉर हिज डियर फ्रेंड्स, अपने प्रिय मित्रों के लिए, हु हैव डाइड, जो गुजर चुके हैं, है ना, डेथ्स डेटलेस नाइट में खो चुके हैं, है ना। ही वॉन्ट्स टू वीप, वो रोना चाहते हैं, फॉर द लॉस्ट लव, उस खोए हुए प्यार के लिए, ही हैड वंस गॉट ओवर, जिस खोए हुए प्यार को, प्यार के खोने को काबू पा चुके थे, गेट ओवर कर चुके थे, लेकिन फिर से उसकी कीमत रोने की उनको चुकानी पड़ रही है जब उनके बारे में सोचते हैं। सडनली ही फील्स रिलीव्ड, अब जो बात आ रही है कपलेट की, अचानक वो रिलीव्ड फील करते हैं, व्हेन ही क्या है, स्टॉप्स करना, यहाँ पे वो रुकते हैं, स्टॉप्स करना, जब वो रुकते हैं, अमिड हिज ग्रीवेंसेस, अपनी तकलीफों या शिकायतों के बीच, एंड थिंक्स अबाउट हिज डियर फ्रेंड, और अपने मित्र के बारे में सोचते हैं, हु इज स्टिल अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम, जो अभी भी उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स है, काय का, आनंद का, प्लेजर का, जॉय का सोर्स है। स्टॉप्स को मैं थोड़ा बेटर लिख देता हूं। ओके, एवरीथिंग दैट ही हैज लॉस्ट, प्रत्येक चीज जो उन्होंने खो दी है, रिटर्न्स टू हिम, दोस्त का सोचते ही सारी चीजें उनके पास लौट आती है, एंड हिज सॉरोज एंड, सारी चीजें रेस्टोर हो जाती हैं और उनका जो दुख है वो समाप्त हो जाता है। ये कपलेट में। ओके गाइस, आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ आपने इसमें इसकी थीम आप डिसाइड कर सकते हो। पहली थीम तो हो सकती है द ग्रीप ऑफ रिमेम्बरिंग पास्ट लॉसेस, अतीत की चीजों को याद करने का दुख, पास्ट के लॉसेस को याद करने का दुख, और लव फ्रेंडशिप को एक सोर्स ऑफ सॉलेस के रूप में इस सोनेट में दिखाया गया। ये दो तरह की थीम बाहर आती है। तीन जो क्वार्टरेंस है उसमें ये बात है, और जो कपलेट है उसमें ये बात है। और जो लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं, अलिटरेशन है, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट में बात कर ली हमने, और एक विद ओल्ड वाउज न्यू वेल माई नहीं है, सॉरी ये देखो डब्ल्यू जो है, तीनों जो डब्ल्यू हैं चारों, ये अलिटरेशन का उदाहरण हो गया। और मेटाफर इसमें सेशंस, स्वीट साइलेंट थॉट का सेशंस है वो मेटाफर है, और एसोनेंस है ओल्ड वाउज, औ का साउंड है, ओल्ड वाउज, ये वावल साउंड में रिजेम्बलेंस एसोनेंस है, और मीटर आप जानते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। ओके गाइस, तो आई होप अच्छी तरह से आपको पूरी पॉइंट समझ में आ चुकी होगी, इंक्लूडिंग लिटरेरी डिवाइसेस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, देखो
द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर कॉल्ड, जो कंक्लूडिंग लाइन्स है शेक्सपियरियन सोनेट में वो क्या पुकारे जाती है भाई, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, और भाई क्वार्टरेन तो 3 क्वार्टरेन शुरू में होते हैं, कपलेट ही होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कपलेट। ये ऑक्टेव और सेस्टेट तो पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट में होता है, शेक्सपियरियन सोनेट में तो होता ही नहीं है। ठीक है। विच मेटाफर डज द पोएट यूज, कौन सी मेटाफर कभी यूज करता है फॉर द मोमेंट्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट के लिए। तो आपने अगर पोइम पढ़ी है तो पता ही है, सैशन मेटाफर यूज करता है, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद द लाइन ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड, सारे लॉसेस रेस्टोर हो जाते हैं, एंड सॉरी हाँ लॉसेस रेस्टोर, और सॉरोज है एंड हो जाता है। ये लाइन क्या इंडिकेट करते हैं, ये सोनेट का क्लाइमैक्स था कि एंटीथेसिस का यूज है या वोल्टा है, शिफ्ट इन थॉट है, क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वोल्टा है। लास्ट लाइन जो 11वीं है उसमें, सॉरी 11वीं नहीं 13वीं 13th लाइन है, वो वोल्टा का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ सोनेट 30, सोनेट 30 के बिगिनिंग में वी फाइंड द पोएट, हम कवि को पाते हैं इन कैसे मूड में। शुरू में रोने धोने का मूड है भाई, जुबिलियंट कोई विजयी मुद्रा वाला मूड है नहीं, आनंद वाला, सटायरिकल है नहीं, लोनली स्टेट अकेली अवस्था वाली कोई बात नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव एंड मेलनकलिक मूड में आपको पोएट नजर आता है। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट 30 कंसिस्ट्स ऑफ, स्ट्रक्चर देखो हर शेक्सपियरन सोनेट या आप इंग्लिश सोनेट की बात करो तो वही है, 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट। करेक्ट आंसर तुरंत पता कीजिए, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन द सोनेट 30 द पोएट एड्रेसेस, किसको संबोधित करता है, फ्रेंड को। तो फ्रेंड कौन सा, फेयर यूथ। कहाँ गया भाई फेयर यूथ, ये रहा। डार्क लेडी को इसमें कोई जिक्र था नहीं, वाइफ जो एन हैथवे हैं उनका भी नहीं था, जॉन मिल्टन का तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद देखिए द मेन थीम ऑफ सोनेट 30, सोनेट 30 की मुख्य थीम क्या है। नेचर की तो कोई बात हुई नहीं है, रोमांस की कोई बात हुई नहीं है, द सॉरो ऑफ पास्ट लॉसेस एंड द कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, यही बात हुई है। सैडनेस फ्रेंडशिप नहीं करता कॉज, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, 3rd होगा। उसके बाद द मेजर टर्न, जो मेजर टर्न है इन थॉट्स इन ए शेक्सपियरियन सोनेट अपीयर्स इन 9th 11th 16th सॉरी 6th और 7th। तो इसमें भाई करेक्ट आंसर करो कौन सा, 13th, क्योंकि 14 लाइन होती है ना, तो वोल्टा शुरू किससे होता है, 13th लाइन से। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 13th कर लेना आप लोग इसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि वोल्टा वहीं से शुरू होता है। थर्टींथ करना है इसमें करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज अनयूज्ड टू फ्लो इन द पोएम डिनोट। अब देखो एक फ्रेज हमने पढ़ी थी अनयूज्ड टू फ्लो, ये किस चीज को डिनोट करती है, कवि की आंखों को। आंखें आंसू बहाने की आदि नहीं है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फाइनेंशियल टर्म इज नॉट यूज। अब देखो नॉट, ये गलत हो गया, नॉट। कौन सी इनमें से फाइनेंशियल टर्म, आर्थिक जो शब्द है, शब्दावली नहीं यूज की गई है पोएम में। तो अकाउंट हमने देखा था, पे भी था, चुकाना, कैंसिल्ड भी था। कैंसिल्ड क्या होता है, चेक होता है कैंसिल्ड, तो ये भी बिजनेस की शब्दावली है। बैंकरप्ट, दिवालिया, ऐसा शब्द कहीं पोएम में नहीं आया था। फिर द रिपीटिशन ऑफ औ साउंड इन द फ्रेज वाउ टू वाउ टेल औ, ये देखो औ औ औ, ये किसका एग्जाम्पल है, वाउल साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है सेम किस्म के, तो एसोनेंस का उदाहरण है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो रिटर्न किस में लिखी जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, अगली बात, सोनेट 30 में पोइट किस तरह की इमेजरी यूज करता है। नेचर की तो बिल्कुल नहीं, डार्क हाउस तो कोई जिक्र था नहीं, लीगल कोर्ट्स की और ट्रेड एंड बिजनेस की, ये सही आंसर होगा। रिवर्स एंड लेक तो कहीं नजर ही नहीं आई थी। उसके बाद देखिए, सोनेट 30 वाज पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड,
अब वो क्वाट्रो था, अ क्वाट्रो ऑफ 154 सॉनेट्स, याद रखना उस कलेक्शन को क्वाट्रो कहते हैं। और व्हाट इज द टोन ऑफ सोनेट 30, व्हाट इज नॉट, सॉरी, कौन सी नहीं है सोनेट 30 की एक टोन? मेलनकलिक, दुखदायी है, पीड़ादायक तो नहीं है, थॉटफुल भी है, विचारशील, पेंसिव मूड में होता हो, पेंसिव भी है, एनरेज्ड, क्रोधित, यहां पे कोई टोन नहीं है, क्रोध वाली कोई टोन, एनरेज्ड कहीं पे नहीं है। ओके, गॉट इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 15। ऐप में, एप्लीकेशन में हमारे जो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारे क्वेश्चंस और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी समरी। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा एकदम काजू वाला माल यहाँ पे आपको मिलेगा, एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये सारा आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे हमारे, और गूगल प्ले से हमारा ऐप स्टोर करेंगे। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।